हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वो हमारे जो 4 पॉइंट्स थे ऑनलाइन स्टडी के वो रिमाइंड करवा देना चाहता हूँ। फर्स्ट पॉइंट कि आपको नोट और पेन साथ में लेके बैठना है। अगर अभी भी आपने नोट और पेन लेके नहीं बैठे हो तो पहले जाओ, नोट और पेन लेके आओ और फिर बाद में ये वीडियो स्टार्ट करो। सेकंड पॉइंट कि आपके पास मोबाइल, ऑब्वियस आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास मोबाइल होगा या लैपटॉप होगा, लेकिन साथ में एक ईयरफोन या हेडफोन लगा के बैठो और जो कोई डिस्टर्ब ना करे उस तरीके से आप बैठो, क्योंकि पूरा वीडियो आपको कंटिन्यूस देखना है। थर्ड पॉइंट, सोते हुए लेटे हुए वीडियो नहीं देखना है। चेयर पे बैठ जाओ या ऐसी जगह पे बैठ जाओ कि जहां पे आपको थोड़ा बहुत कंफर्टेबल भी हो और स्ट्रेट बैठ के पूरा वीडियो देखना है। और लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, वीडियो को जब भी जरूरत लगे तब आपको वीडियो को पॉज करना है और जो भी नोट्स यहाँ पे आपको बोर्ड के ऊपर मिल रहे वो नोट्स को नोट डाउन करने हैं। तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, बेसिक से स्टार्ट हो रहा है, आपको बहुत मजा आएगी। लेकिन ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर जो भी थियरी आती है, पूरी थियरी तो एक साथ हम कवर नहीं करेंगे, लेकिन एक बेसिक्स का कंसेप्ट है वो पहले आज मैं आपको समझा देता हूँ। जो कंसेप्ट है दैट इज योर वेक्टर, इसकी जरूरत आपके थ्रू आउट कोई भी एग्जांपल आपको ये चैप्टर में होगा तो उसकी जरूरत, वेक्टर की जरूरत आपको ये चैप्टर में भी पड़ेगी। आगे के 2-3 मैग्नेटिज्म में भी आपको जरूरत पड़ेगी। बहुत सारी जगह पे ये वेक्टर की जरूरत पड़ती है। तो वेक्टर, आप ऑलरेडी वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक जानते ही हो, लेकिन थोड़ा और मैं आपको डेप्थ में और कहाँ पे उसका कैसे यूज करना है, क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं वो मैं आपको ये वीडियो में दिखाऊंगा। ओके, वेक्टर ये दोनों जगह पे यूज होता है, यानी कि अभी एज ए स्टडी के लेवल पे हम देखने जाए तो फिजिक्स के सब्जेक्ट में भी वेक्टर का यूज आता है, वहां पे भी आपने ये वेक्टर वर्ड सुना हुआ है, और मैथमेटिक्स में भी एक पूरा चैप्टर आता है वेक्टर रिलेटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स अगर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो वेक्टर एक इंपॉर्टेंट टूल्स है, लेकिन फिजिक्स में अगर हम बात करें तो वेक्टर में आपने क्या देखा था, वेक्टर तो फिजिक्स के अंदर 11th स्टैंडर्ड में आप स्टडी कर चुके हो। 11th स्टार्टिंग में फर्स्ट या सेकंड चैप्टर आप उसका याद करो। वेक्टर के अंदर क्या था कि फर्स्ट आपकी थी एक फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड चैप्टर में था फिजिकल क्वांटिटी। किसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं? जिसको आप मेजर कर सकते हो, वो कोई पर्टिकुलर थिंग की कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसको आप क्या बोलते हो? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल ले लो, मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी, सबको आप मेजर कर सकते हो तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की थी, एक थी स्केलर और दूसरी थी वेक्टर। ठीक है, वेक्टर यहाँ पे हम बोलते थे वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन मैथमेटिक्स में जब आएगा तब हम एज ए वेक्टर, एज ए टूल की जैसे यूज करेंगे। वो अभी बाद में मैं आपको समझाता हूँ कि इसका लिंक इसके साथ कैसे होता है। ठीक है, तो वेक्टर स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हो? तो कैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसके बारे में मुझे आपको बताने के लिए, इंफॉर्म करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती हो, ऐसी सारी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। लाइक एग्जाम्पल कौन सा? क्योंकि मास, टाइम, बेसिक सिंपल सा पहला एग्जांपल मैं आपको देता हूं टाइम। इसका एग्जांपल अगर लेना चाहो, एग्जांपल टाइम। टाइम, अगर मुझे टाइम के बारे में बताना हो तो सिर्फ क्या चीज चाहिए कि अभी कितने बजे, मैं सिंपल बोलूंगा 5 o'clock या 6 o'clock या 10 o'clock। ठीक है, लेकिन मैं 10 o'clock ये डायरेक्शन में है ऐसा हम नहीं बोलते। सिंपल मैं बोलता हूँ कि 10 o'clock हुए, आपको पूरी बात पता चल जाती है। टाइम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई। ठीक है, तो टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब बहुत ज्यादा डेप्थ में वहां पे नहीं जाते। इसमें वेक्टर क्वांटिटी में अगर एग्जांपल लेना चाहूं, फोर्स। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी? क्योंकि जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसको मुझे आपको बताने के लिए या किसी और को इंफॉर्म करने के लिए, वो क्वांटिटी के बारे में अगर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन किसी और को बतानी हो या किसी को समझाना हो तो मुझे उसका मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, साथ में उसके साथ और दूसरी कुछ क्या चीज चाहिए? उसकी डायरेक्शन भी मुझे आपको बतानी पड़ेगी। चलो मैं पीछे घूम के, ये मेरे हाथ में पेन है, पेन के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, 5 न्यूटन का मैं फोर्स ये पेन के ऊपर लगा रहा हूं, तो मुझे बताओ बच्चों कि ये पेन कौन सी डायरेक्शन में मूव होगी? मेरे पीछे जो हाथ में पेन है उसके ऊपर मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो वो पेन कौन सी डायरेक्शन में मूव होगी? आप बता सकते हो या नहीं बता सकते?
नो, यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट, बिकॉज मैंने सिर्फ आपको क्या बताया, मैग्नीट्यूड बताया। फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है वो बताया नहीं। फोर्स ये लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, राइट में लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, कहां पे फोर्स लग रहा है वो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया। इसीलिए जो फोर्स के बारे में अगर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो दोनों चीज आपको बतानी पड़ेगी। वन इज मैग्नीट्यूड एंड अनदर वन इज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। तो ये दोनों के बीच का बेसिक सा डिफरेंस था जो आप 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। ये मैंने आपको क्विक ओवरव्यू दिया। ठीक है, ऐसी ही एक दूसरी क्वांटिटी आप इसमें पढ़ चुके हो, कौन सी, डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट। और एक क्वांटिटी है वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। कई सारे क्वांटिटी है जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये सारी वेक्टर क्वांटिटी, तो ये आपका फिजिक्स के अंदर कंसेप्ट हो गया वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन वो मैथ्स के साथ कैसे रिलेटेड है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये फिजिकल क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी को मैथमेटिक्स के साथ कैसे रिलेट किया जाए। चलो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं कि कोई नुक्कड़ का स्क्वायर है, ये कोई रास्ते ऐसे आपको दिए, यहाँ पे एक सर्कल है। ठीक है, अब ये सर्कल पे कोई पर्सन जा रहा है। ठीक है, कोई पर्सन यहाँ से जा रहा है, उसको यहाँ पे पहुंचना है, ए पॉइंट पे अभी है, उसको बी पॉइंट पे पहुंचना है। तो इसमें अगर वो कार लेके या जो भी बाइक लेके जो भी लेके वो जा रहा है, मूव हो रहा है, तो यहाँ पे ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के वो यहाँ से मोशन कर रहा है। मोशन यानी कि आपकी वेलोसिटी सपोज पिक्चर में आ रही है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है, कुछ वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी से वो इस तरफ जा रहा है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा आपको कि ये पर्सन इतनी वेलोसिटी से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पर्टिकुलर डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन, लेफ्ट, जो भी डायरेक्शन हो वो डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ओके, वो यहाँ से इस तरफ जा रहा है, इस तरफ यहाँ पे पहुंच गया। उसके लिए जो भी उसको टाइम लगता है वो कैलकुलेट कर सकते हो, या डिस्प्लेसमेंट उसने कितना किया वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरी कई सारी क्वांटिटी का कैलकुलेशन हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज हो गई ग्राफिकली। लेकिन एवरी टाइम ये तो मैंने सिंपल सा आपको सिनेरियो दिया हुआ है कि यहाँ पे ये पर्सन यहाँ से इतनी दूरी पे जा रहा है। सपोज आप कोई अब मिलिट्री में कोई मिसाइल लॉन्च कर रहा है, तो मिसाइल कितनी वेलोसिटी से जा रही है, क्या है, कुछ नहीं, वो सब कैलकुलेशन अगर हमें करने हैं तो ये सारी चीज को हमें कैसे मैथमेटिक्स के साथ रिलेट करना पड़ेगा। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैथमेटिक्स का टूल यूज करेंगे। अभी तो पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ लीजिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे कंप्लीटली मैथमेटिकल टूल्स के ऊपर आएंगे। इसका हम ग्राफिकल, तो मैथ्स के अंदर हम अगर लेते हैं तो पहले ग्राफिकल, वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करें। अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। कि कोई पर्सन, चलो ये कोई, अब देखो मोशन में ऑलवेज आपको कोई रेफरेंस के कंसेप्ट, रेफरेंस कंसीडर करना पड़ेगा। मोशन की जब भी बात आती है तब रेफरेंस आपका पिक्चर में आता है। कोई पर्सन है, रेफरेंस चलो मैं ले लेता हूं, ये रेफरेंस के ऊपर मैंने अपनी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इंपोज कर दी। ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, ये उसका ओरिजिन है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने कार्टेशियन, ये मेरा रेफरेंस है। रेफरेंस पॉइंट पे कोई पर्सन यहां से इस तरफ यहां पे पहुंच गया बी, या फिर ये डायरेक्शन में इसने स्टार्ट किया, d इज इक्वल टू 0 पे ये डायरेक्शन में उसने मूव होना चालू किया कि कितनी वेलोसिटी से, v इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। दूसरा भी पर्सन यहां से सेम पोजीशन पे चालू कर रहा है, बी पर्सन, सॉरी इसको बोल देता हूं ए और दूसरे को बोल देता हूं बी। ये जो स्टार्ट कर रहा है मोशन, इसने जो मोशन स्टार्ट की है वो समझ लो कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो दौड़ रहा है। ठीक, दोनों मोशन कर रहे हैं, ए पर्सन भी मोशन कर रहा है, बी भी कर रहा है, लेकिन दोनों की वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट है। ठीक, ओके, तो एरो से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको एरो से लाइक दिस, ये हमारा ओरिजिन वहां से, ये सपोज
उसको मैंने रिप्रेजेंट किया 5 किलोमीटर पर आवर, सॉरी कितने लिए 10 लिए, चलो 10 किलोमीटर पर आवर। दूसरी स्पीड हमने लिए 20 ली है, तो उसको मुझे ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये दोनों में डिफरेंस क्या है वो पहले मुझे बता दो कि देखो 10 किलोमीटर ये 20 ज्यादा है, इसलिए मैंने एरो की जो लेंथ है वो ज्यादा रखी है। 10 किलोमीटर कम है, इसलिए एरो की जो लेंथ है वो मैंने कम रखी हुई है। तो यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड उसको आप लेंथ ऑफ एरो से रिप्रेजेंट करोगे, और डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो वो तो डायरेक्शन ऑफ एरोस, ठीक है। इस तरीके अगर कोई पर्सन, चलो मैं बोल रहा हूं कि ऐसे मोशन कर रहा है, ये रेफरेंस पॉइंट से ऐसे मोशन कर रहा है इस तरफ, ठीक है, ये डायरेक्शन, कितनी स्पीड से, मैं बोलता हूं 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मोशन कर, तो आपको उसके एरो के साथ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ऐसे, तो ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो ये एरो के ऊपर से आपको उसका उसके लेंथ के ऊपर से उसका मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, और उसकी जो डायरेक्शन होगी उसके ऊपर से आपको उसकी डायरेक्शन भी पता चलेगी। लेकिन अभी भी डायरेक्शन हम बता नहीं सकते सिंपल एरो, तो हमें यहाँ पे क्या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इंपोज करना पड़ेगा। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ इतना एंगल बना के वो ये डायरेक्शन में इतनी स्पीड से वो मोशन कर रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से आप फिजिकल क्वांटिटी सॉरी वेक्टर क्वांटिटी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। किसका यूज करते हैं, एरो का यूज करते हैं। लेकिन अभी भी ये ग्राफिकल मेथड भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन देते हैं कि एवरी टाइम तो हम ये ग्राफिकल भी ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इससे और आगे बढ़ते हुए हम क्या यूज करेंगे, मैथमेटिक्स का यूज करेंगे, मैथ्स का यूज करेंगे, मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली कोई भी वेक्टर को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन की मेथड है, 3-4 मेथड है, वो सारी मेथड मैं आपको सिर्फ बता देता हूं कि वेक्टर को ये तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ध्यान में रखो, फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको पता है, उसका ग्राफिकली हम मैथमेटिक्स में धीरे धीरे मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करें। पहले ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंटेशन किया, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए एरो का यूज करते हैं, एरो की लेंथ है वो मैग्नीट्यूड बताएगी, और एरो की जो डायरेक्शन होगी वो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन आपको दिखाती है। ओके, अब धीरे धीरे हम मैथमेटिकली उसको अभी चलो मुझे ग्राफ भी ड्रॉ नहीं करना है, पिक्चर भी उसका ड्रॉ नहीं करना है, डायरेक्टली मुझे मैथमेटिक्स के ऊपर से मैथमेटिक्स का यूज करके कैलकुलेट करना है कोई भी चीज, तो कैसे कर सकते, तो उसके लिए ओके, तो मैथमेटिकली फर्स्ट जो रिप्रेजेंटेशन मेथड है, वेक्टर को कैसे दिखाते हैं। कोई भी वेक्टर को आपको ऑलरेडी पता ही है, उसको ऊपर एरो करके दिखाते हैं, तो उसको कभी कभार क्या दिखाते हैं, उसका मैग्नीट्यूड विथ एंगल। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड को आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल ए विथ एंगल थीटा। तो ये पोर्शन क्या दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। तो ये थीटा एंगल, लेकिन किसके साथ, एंगल कभी अकेला तो नहीं होगा, वेक्टर है इस तरीके से, चलो ये वेक्टर है, लेकिन ये वेक्टर का एंगल किसके साथ, थीटा एंगल दिया है, लेकिन एंगल किसके साथ, तो हमें एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन कंसीडर करनी पड़ेगी। तो ये जो आपका एंगल बन रहा है दैट इज योर थीटा, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम मोस्टली एक्स एक्सिस को कंसीडर करेंगे, हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को वहां पे इंपोज करेंगे। तो ये जो है वो एंगल विथ रेफरेंस लाइन, लेकिन कौन सी, मोस्टली हम एक्स एक्सिस को कंसीडर करेंगे। ओके, ये मेथड हो गई। देखिए इसमें आप उसका एग्जांपल लिखना चाहो, मैं ऐसे लिख सकता हूं फाई एट एंगल 45 डिग्री। तो आपको इसके ऊपर से पता चल जाएगा कि चलो मैंने वेलोसिटी लिखी है, वेलोसिटी
तो कोई आपको इसके ऊपर से पता चल जाएगा कि आपका एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, यहाँ से फाई जितना मैग्नीट्यूड है उसका, फाई जितना क्या है मैग्नीट्यूड है, और ये जो एंगल है वो कितना है 45, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ 40 डिग्री बनाते हुए कोई ऑब्जेक्ट ऐसे इतनी वेलोसिटी से 5 किलोमीटर पर आवर या जो भी आप पीछे यूनिट लिखो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन, तो कि एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाते हुए ऐसे कोई वेक्टर या कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है। तो इस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ये उसका एग्जांपल। ओके, वेक्टर को ऑलवेज ऊपर की तरफ एरो करके दिखा दे, वो आपको ऑलरेडी पता है। ओके, सेकंड जो मेथड है उसमें हम आप क्या लिख सकते हो, वेक्टर ए इज इक्वल टू axi प्लस ayj प्लस azk। अब ये चीज क्या है, ठीक है, ये आपको पता है, ये क्या दिखा रहा है, यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट। ओके, उससे पहले चलो ये बात में मैं समझाता है, यूनिट वेक्टर वाली चीज समझा देता हूँ। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, वो सिर्फ आपको डायरेक्शन बता रहा है, यानी कि वेक्टर को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इनटू यूनिट वेक्टर ऐसे, या तो फिर मैग्नीट्यूड a इनटू यूनिट वेक्टर a, इस तरीके से। उसका अगर एग्जांपल लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, वेक्टर a इज इक्वल टू 5 इनटू i यानी कौन सी डायरेक्शन, x एक्सिस। x एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको i बोलते हैं, y एक्सिस की डायरेक्शन में, ये x एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको i बोलते हैं, y एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको j बोलते हैं, और z एक्सिस यानी कि यहां से बाहर की तरफ की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन में जो आपका यूनिट वेक्टर होता है उसको k से रिप्रेजेंट करते हैं। वो आपको पता है, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x एक्सिस अगर है तो उसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर i, y एक्सिस है तो वो डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हम j से रिप्रेजेंट करते हैं, और z एक्सिस है तो उसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हम k से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिर्फ क्या, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है लेकिन सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है। i मतलब कौन सी डायरेक्शन, x एक्सिस, y, j मतलब कौन सी डायरेक्शन, y डायरेक्शन, k मतलब कौन सी डायरेक्शन, z डायरेक्शन। ये तीनों डायरेक्शन सिर्फ आपके दिखा दे, मैग्नीट्यूड कितना 1। तो सेकंड मेथड ये हो गई, वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखाओ और उसका डायरेक्शन दिखा दो। ओके, थर्ड जो मेथड है दैट इज वेक्टर a इज इक्वल टू axi प्लस ayj प्लस azk। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या दिखा रहा है, कंपोनेंट ऑफ a in direction of डायरेक्शन ऑफ x, क्योंकि i क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सिस, कि x एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, j मतलब y डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है, और k मतलब z डायरेक्शन में कितना। चलो उसका एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, आपको आसान हो जाएगा। अभी 3 डायमेंशन में नहीं, समझने के लिए मैं 2 डायमेंशन में आपको समझा रहा हूं, क्योंकि 3 डायमेंशन अभी ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ 2 डायमेंशन, मैंने यहाँ पे लिखा 3i प्लस 4j। अगर मुझे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो वो क्या, इसके ऊपर से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है वो आपको पता होना चाहिए। 3i मतलब ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, ठीक है। 3i मतलब x एक्सिस की डायरेक्शन में कितना, 3 जितना, तो ये मेरा सपोज 0 है, ये मेरा 1, ये मेरा 2 और ये मेरा 3, और इसको मैं छोटा थोड़ा कर देता हूं, चलो 2, ये मेरा 1, ये मेरा 2। ओके, x डायरेक्शन में कितना, 3 यानी कि ये, y डायरेक्शन में कितना, 2 ये, तो ये दोनों कहां पे पहुंच रहे हैं, ऐसे। तो आपका वेक्टर हो जाएगा लाइक दिस, ये मेरा वेक्टर ए, कि ये x डायरेक्शन में कितना चला, तो कि 3 यूनिट्स जितना है, y डायरेक्शन में कितना है, तो 2 यूनिट्स जितना है। इसके ऊपर से आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है। सिमिलरली अगर z डायरेक्शन में इसके साथ होती तो आपका वेक्टर, अभी जो ये प्लेन में आपका वेक्टर ऐसे आ रहा है, उसकी जगह पे कैसे आएगा, लाइटली आउटवर्ड डायरेक्शन में भी होता, अगर z डायरेक्शन होती तो। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड जरूरत पड़ेगी, आपको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी। मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना है तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर
प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, ये उसका यानी कि x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर एंड z कंपोनेंट का स्क्वायर। अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो क्या करोगे, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 13, अंडर रूट ऑफ 13। ठीक, या यहां से भी आप समझो कैसे, ये उसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे पाइथागोरस आप अप्लाई कर सकते हो। x एक्सिस में कितना 3 जितना, y एक्सिस में कितना 2 जितना, तो ये कितना होगा, ये मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ऑफ पाइथागोरस आप अप्लाई करोगे 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो आराम से आप समझ पाओगे। तो इस तरीके से आपका ये मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो। खास ध्यान में रखना ये और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ एक्चुअली कोई नहीं है, लेकिन इसके ऊपर से ही है, थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, लाइक पॉइंट के फॉर्म में ax ay az, सेम इसको, यानी कि एग्जांपल अगर मुझे लिखना हो तो कैसे लिख सकता हूं, ये वेक्टर है तो इसको मैं 3,2 ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक, लेकिन इक्वल करके यहाँ पे नहीं लिखना है, ऐसे इक्वल करके नहीं, उसके वेक्टर के बाजू में ही आपको सिंबल लिख देना है। तो लाइक दिस, सिंपल मैं एक पॉइंट रख देता हूं, x डायरेक्शन में कितना 3 जितना, y डायरेक्शन में कितना 2 जितना। ठीक, तो इस तरीके से ये 4 मेथड है, आपको याद रखनी है, क्योंकि जो भी एग्जांपल होगा इनमें से कौन सी मेथड कौन से फॉर्म में आपको वेक्टर दिया होगा वो कुछ फिक्स नहीं रहता है। तो सारे फॉर्म आपको याद होने चाहिए, कैसे किसका क्या मीनिंग निकलता है, किसका क्या इंटरप्रिटेशन होता है, वो आपको समझ में होना चाहिए। तो ये थे आपके वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन इन मैथमेटिकल। तो ये ग्राफिक, ये नॉर्मल पिक्चर था, उसके ऊपर से हमने वेक्टर को ग्राफिकली लिया, ग्राफिकल के बाद हमने ये मैथमेटिक्स में कन्वर्ट किया। जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आज जो भी चीज आप कंप्यूटर में समझ रहे हो, सपोज गेम का ही एग्जांपल ले लो, जो गेमिंग आप गेम खेलते हो तो गेम के अंदर भी किसका यूज होता है, वेक्टर का, वेक्टर। लेकिन कंप्यूटर कोई ऐसा पिक्चर समझने वाला नहीं, कंप्यूटर तो क्या समझेगा, मैथमेटिकल लैंग्वेज समझेगा। मशीन है, मशीन कैन अंडरस्टैंड मैथमेटिकल लैंग्वेज, वो मैथमेटिकल। प्रोग्रामिंग में आप क्या करते हो, बस यही सारी इक्वेशन आप प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करते हो। ठीक है, तो बस उस वेक्टर का यूज बहुत सारी जगह पे होता है, जहाँ पे ग्राफिक्स आता है वहां पे मोस्टली ये वेक्टर का यूज होता है। ठीक है, गेमिंग में है, कई सारी जगह पे, ये मिलिट्री में है, या स्पेस के लिए मिसाइल्स या सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए कई सारी जगह पे वेक्टर का यूज बहुत ही होता है। ठीक, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे कोई रिसर्च में जाओ या कोई भी जगह पे जाओ, ये वेक्टर तो आपके साथ ऑलवेज रहेगा। ठीक है, इसलिए वेक्टर का ये बेसिक कंसेप्ट है, इसमें भी और सारी चीजें, लेकिन अभी 12th के लिए हमारे लिए ये जरूरी है। तो ये मैंने सिर्फ आपको भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन दिया, लेकिन वीडियो पॉज करके आप ये सारी चीज नोट डाउन कर लो। मैंने क्या बोला था, खुद की नोट होनी चाहिए एट द एंड ऑफ वीडियो, 1 पेज 2 पेज जो भी बन रहा है उसकी खुद की नोट। नेक्स्ट वीडियो जब आप देखने बैठो तो उससे पहले ये जो नोट आपने बनाई है उसका क्विकली रिवीजन 1 मिनट 2 मिनट में फटाफट से क्विकली रिवीजन कर लो कि सर ने क्या पढ़ाया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी वो आपको एक थोड़ा रिवाइंड हो जाएगा। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर यूज होगा वेक्टर रिजोल्यूशन। वेक्टर रिजोल्यूशन कैसे करना होता है वो भी आप 11th में पढ़ चुके हो, मैं क्विकली आपको सिर्फ रिवीजन करवाऊंगा। इसके बाद होगा वेक्टर का एडिशन। वेक्टर का एडिशन दोनों तरीके से आप कर सकते हो, एक तो हमारी जो पैरेललोग्राम मेथड है वो मेथड से, या तो वेक्टर रिजोल्यूशन मेथड से हम करेंगे। तो चलो फिर क्विकली फटाफट से हम वेक्टर रिजोल्यूशन देख लेते हैं। उसमें क्या होता है कि चलो एक वेक्टर मैं दे रहा हूं इस तरीके से, ये वेक्टर दिया, वेक्टर ए इज इक्वल टू, मैंने आपको बोला है फाई, ठीक है, एट एंगल 45 डिग्री। मतलब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, हमारी जो एक्स एक्सिस है उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। अगर -45 दिया होता तो इस तरह होता, ध्यान रखना, +45 यानी एंटी क्लॉकवाइज जाना है, माइनस एंगल हो तो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये जो एंगल हमारा बन रहा है वो कितना है, 45 डिग्री। तो इसको हमें दो कंपोनेंट में बना देना है, या वेक्टर रिजोल्यूशन या कंपोनेंट रिजोल्यूशन, दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हो। तो इसका ये हमारी एक्स डायरेक्शन है, ये हमारी वाई डायरेक्शन। ये कंपोनेंट रिजोल्यूशन सब जगह पे यूज होगा, ध्यान रखना, अच्छी तरीके से समझ लेना कैसे करना है। तो यहाँ से इसको अगर मैं नीचे की तरफ खींचता हूँ तो ये जो
कंपोनेंट आपका बनता है इतनी लेंथ का, ध्यान रखना लेंथ बढ़ा नहीं देनी है कि किसी अपनी जो भी मर्जी हो उस तरीके से लेंथ बढ़ा दे, नहीं, इसको एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नीचे की तरफ खींचना है। तो हमारा ये जो कंपोनेंट बनता है उसको मैं रेड पेन से चलो कर देता हूं। ये जो हमारा कंपोनेंट बन रहा है, ये कंपोनेंट बनेगा, उसको हम बोलेंगे a cos थीटा। सॉरी यहाँ पे वेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड ही सिर्फ आएगा, ठीक है। इसको हम क्या, कौन सा कंपोनेंट बोलेंगे, कौन सी डायरेक्शन में, x एक्सिस की डायरेक्शन, इसलिए मैंने x बोला, ये डायरेक्शन, इसलिए ax a cos थीटा। जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ हमें थीटा रखना है। कैसे आया वो भी आप समझा सकते हो। यहाँ पे अगर एंगल है, आपको कौन सी साइड चाहिए, ये साइड चाहिए, पता कौन सी है, ये पता है, इसका मैग्नीट्यूड मुझे पता है, तो कौन सा ले सकते हो, हाइपोटेनियस है, एडजेसेंट है, तो cos ही ले सकते हो। cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करोगे तो दिस इक्वल टू a cos थीटा आपका बनेगा, उसमें कोई बड़ा मैथमेटिक्स नहीं। तो इसका दूसरी तरफ का, यहाँ से एग्जैक्टली 90 डिग्री, ये जो आपका कंपोनेंट है वहां से एग्जैक्टली 90 डिग्री, यानी कि इस तरफ जो ये कंपोनेंट आपका बन रहा है वो कौन सा बनेगा, तो वो बाय डिफॉल्ट कौन सा बन जाएगा, a sin थीटा, ठीक है। इस तरीके से जिस तरफ का एंगल है उस तरफ का कंपोनेंट cos थीटा बनाना है और बाकी का आपको sin थीटा बनाना है। मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, फाई जितना मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फाई cos, एंगल कितना है, ये एंगल आपको दिया हुआ है 45 डिग्री, ये आपका x डायरेक्शन का कंपोनेंट हो गया। तो इस तरफ का कंपोनेंट मैग्नीट्यूड कितना है, फाई है, sin 45 डिग्री, sin 45 cos 45 1/√2 हो जाएगा। तो ये आपके कंपोनेंट रिजोल्यूशन, ये तो मैंने सिंपल आपको दे दिया। चलो x एक्सिस y एक्सिस, अगर आगे आप करोगे या आप 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, चलो मुझे एक कंपोनेंट ऐसे दिया हुआ है, अब मुझे इसको ये डायरेक्शन में, मेरी जो रेफरेंस है वो मेरी ये, और यहां से 90 डिग्री ऐसे। अब देखो पहले x एक्सिस एग्जैक्टली हमने हॉरिजॉन्टल ली थी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं है, कुछ डिफरेंट एंगल, तो इसमें कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ एंगल पता होना चाहिए। इस तरफ का अगर एंगल थीटा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर एग्जैक्टली नीचे लाइन खींचो तो ये कंपोनेंट हो जाए, ये सपोज वेक्टर a है, तो ये जो आपका कंपोनेंट बनेगा दैट इज योर a cos थीटा। तो वहां से ये कंपोनेंट से एग्जैक्टली 90 डिग्री, यानी कि इस तरफ का जो भी वेक्टर आपका बनेगा 90 डिग्री पे खींचना है, ये जो कंपोनेंट है दैट इज योर a sin थीटा, a cos थीटा एंड a sin थीटा। ध्यान में, ये वेक्टर का रिजोल्यूशन हमने किया। जो भी आपको बोले कोई भी डायरेक्शन का वेक्टर रिजोल्यूशन कर सकते हैं, कंपोनेंट दो कंपोनेंट में उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, और दोनों कंपोनेंट आपको वापस भी कंबाइन कर सकते हैं। अगर दो कंपोनेंट हमें दिए तो आप कैसे कर सकते हो, तो √ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके आप फाइंड कर सकते हो। तो ये आपके कंपोनेंट रिजोल्यूशन की जरूरत कहां पे पड़ेगी, तो उसका एडिशन, वेक्टर एडिशन के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट जो आपका है दैट इज वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में पहली जो मेथड है दैट इज पैरेलल, में ज्यादा डेप्थ में उसमें नहीं जाने वाला हूं। उसमें आपको क्या दिया होगा, एक वेक्टर a दिया होगा, एक वेक्टर b दिया होगा, ठीक है। इसका शायद आपको मैग्नीट्यूड पता हो, b का भी शायद मैग्नीट्यूड पता हो, मैग्नीट्यूड पता ना हो तो आप फाइंड कर सकते हो, वो अभी मैंने आपको प्रीवियसली दिखाया था। और वेक्टर कोई भी चार में से कोई भी फॉर्म में आपको दे सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको मैग्नीट्यूड पता चल रहा है। अब आपको पूछा है चलो वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, तो अब अगर हमें वेक्टर c फाइंड करना हो तो क्या चीज फाइंड करनी पड़ेगी, एक तो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा, प्लस दूसरा उसकी डायरेक्शन पता करनी पड़ेगी। तो ये फाइंड करने की हमारी मेथड क्या है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। व्हाट इज थीटा, यहाँ पे what is a is a magnitude of vector a, what is b is a magnitude of vector b, what is theta is angle between a and b। ये मेथड अप्लाई करने के लिए कंडीशन क्या है कि थीटा नोन होना चाहिए,
तभी आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। अगर थीटा आपको दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आपको पता नहीं है तो ये मेथड से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो इसलिए इसकी कंपल्सरी कंडीशन है कि थीटा आपको पता होना चाहिए। ओके, ये तो आपको मैग्नीट्यूड पता चला, लेकिन डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? चलो मैंने दो वेक्टर आपको दे दिए, एक वेक्टर आपको ऐसे दिया, दूसरा वेक्टर मैंने आपको ऐसे दिया, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब आपको दोनों को एडिशन करना है तो वेक्टर थर्ड वेक्टर जो सी होगा कहीं यहाँ पे होगा, बीच में ही होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम अगर आप ड्रॉ करने बैठोगे, ठीक है, पैरेललोग्राम मेथड आप ऑलरेडी जानते ही हो, वो मैं आपको समझाने नहीं बैठता। तो वेक्टर सी आपका यहीं कहीं पे होगा, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड तो आपको पता चले, लेकिन डायरेक्शन कैसे बता सकते? तो डायरेक्शन बताने के लिए मैंने क्या बोला था कि कोई रेफरेंस तो आपको लेना ही पड़ेगा। ये वेक्टर ऐसे जा रहा है, लेकिन क्या किसके रेफरेंस? तो आपको बताना पड़ेगा कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके साथ थीटा एंगल बनाते हुए जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या करोगे, ये वेक्टर सी ऐसे जा रहा है, लेकिन किसके रेफरेंस? तो हमें बताना पड़ेगा कि चलो वेक्टर सी जो वेक्टर बी है उसके साथ अल्फा एंगल बनाते हुए जा रहा है। तो अल्फा इज इक्वल टू, वो कैसे फाइंड करोगे? तो उसके लिए फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a sin थीटा डिवाइड बाय b प्लस a cos थीटा। इसको याद कैसे रखेंगे? देखो किसके साथ, वेर, यहां पे लिखना कंपलसरी, वेर अल्फा इज इक्वल टू एंगल ऑफ सी विथ वेक्टर बी। और अगर मुझे ये एंगल लेना है कि चलो ए के साथ, तो यहां पे मैं इसको बीटा बोल देता हूं, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, where beta is equal to what? एंगल ऑफ किसका? C with वेक्टर A। समझ में आ रहा है? अब दोनों में से कोई भी ले सकते हो, मुझे C का एंगल बताना है, लेकिन किसके साथ? या तो A के साथ बता दो या तो B के साथ बता दो, ठीक है। टोटल एंगल तो आपको पता ही है, A और B का एंगल तो आपको थीटा पता ही है, थीटा अल्फा एंड बीटा, तीनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तीनों अलग है, ध्यान रखना। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B, टोटल एंगल। अब दोनों का मैंने एडिशन किया तो मुझे मिला सी वेक्टर, लेकिन कौन सी डायरेक्शन से? मैग्नीट्यूड तो आपको पता चल गया, लेकिन कौन सी डायरेक्शन है? तो मैं बोलूंगा सी जो है वो बी के साथ अल्फा एंगल बना के आगे जा रहा है, या तो मैं अलग कोई दूसरा पर्सन होगा तो अलग भी बोल सकते। सी वेक्टर जो है वो ए के साथ बीटा एंगल बना के आगे बढ़ रहा है। तो अल्फा एंड बीटा कैसे फाइंड करेंगे? तो इस तरीके से, और इसको याद रखने के लिए यहाँ पे ध्यान दो, अल्फा किसके साथ लिया है? बी के साथ लिया है। जिसके साथ, जो वेक्टर के साथ आप एंगल रख रहे हो वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अकेला रखना है। बीटा किसके साथ लिया है? ए वेक्टर के साथ। ए वेक्टर के साथ अगर मैंने लिया हुआ है तो यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने अकेला मींस साइन कॉस के साथ नहीं लेना है, उस तरीके से आप याद रखना है। साइन ऊपर रखना है, कॉस नीचे रखना है, लेकिन साइन और कॉस के साथ किसको लेना है? तो कि जिसके साथ लिया है उसको नहीं लेना है। जिसके साथ एंगल लिया है उसको अकेला बना दो, जिसके साथ एंगल लिया है उसको अकेला बना दो। कोई भी आप एंगल ले सकते हो, अल्फा ले लो या बीटा, लेकिन मेंशन करना जरूरी है कि अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, किसके साथ का एंगल? तो वेक्टर बी के साथ। बीटा इज इक्वल टू व्हाट? तो वेक्टर ए के साथ का एंगल। तो ये मेथड से आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो, और ये दोनों फार्मूला में से कोई एक फार्मूला का यूज करके एंगल फाइंड कर सकते हो। और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड है ना, एंगल, बात खत्म हो गई। तो ये आपकी एडिशन की जरूरत पड़ेगी। दूसरी मेथड जो है दैट इज योर वेक्टर रिजोल्यूशन मेथड। ओके, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ध्यान दो, वेक्टर रिजोल्यूशन मेथड, ये एक वेक्टर आपका इस तरीके का है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये मेरा वेक्टर ये है, इस तरफ का एंगल थीटा है, ठीक। दूसरा एक वेक्टर जो है इस तरफ का है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, ये एंगल मैं बोल देता हूँ अल्फा। ये दोनों का मुझे एडिशन करना है। क्या करूंगा? सिंपल सा, पहले दोनों वेक्टर का रिजोल्यूशन, दो कंपोनेंट में रिजोल्यूशन कर लो फटाफट से, क्विकली। चलो यहाँ पे ध्यान देना, ये वेक्टर का रिजोल्यूशन यहाँ पे, यानी कि ये जो कंपोनेंट मुझे मिलेगा कौन सा होगा? ये cos थीटा। इस तरफ का जो कंपोनेंट है ये तो कंपोनेंट क्या होगा मेरा? ये sin थीटा।
ओके, बी का लेता हूं, बी का इस तरफ का कंपोनेंट कौन सा होगा, ये कंपोनेंट बी का, ये होगा आपका बी कॉस अल्फा। इसका इस तरफ का कंपोनेंट यहां पे मैं लेता हूं, ये कंपोनेंट कौन सा होगा, बी साइन अल्फा। ओके, अब वेक्टर के लिए एक चीज याद रखो, यहाँ पे जब वेक्टर के लिए फर्स्ट नंबर का रूल सेम डायरेक्शन में हो तो दो वेक्टर का क्या कर देना है, डायरेक्ट एडिशन कर देना है। ठीक है, कैसे, तो चलो एक वेक्टर ऐसे है, ये डायरेक्शन में जा रहा है, कितना है उसका मैग्नीट्यूड 5 है। दूसरा वेक्टर है वो भी सेम डायरेक्शन में, कितना है इसका मैग्नीट्यूड मैं बोल देता हूं 10 है। तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मुझे मिलेगा ए, ये वेक्टर बी है तो ये वेक्टर सी, ए प्लस बी आपको हो जाएगा 5 + 10 = 50। ओके, उसका ऑपोजिट मैं लेता हूं, ये वेक्टर इस तरफ है, दूसरा वेक्टर इस तरफ है, ये भी 5, लेकिन ये कौन सा 5, -5, ये -10, तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, -15। ये माइनस क्या दिखा रहा है कि आपका लेफ्ट साइड में है, प्लस क्या दिखा रहा है कि आपकी राइट डायरेक्शन में है। ठीक है, डिफरेंस इस तरीके सेम डायरेक्शन होगी तो डायरेक्ट वेक्टर का क्या कर देना, एडिशन करना है। ये मेथड कब यूज करनी थी, दोनों की डायरेक्शन कुछ डिफरेंट है। उसका ऑपोजिट सेकंड नंबर कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करना है, सब्ट्रैक्शन कर देना है। ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो सब्ट्रैक्शन। एग्जांपल लेता हूं, चलो इस तरफ का है 10 और इस तरफ का है -5, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा इस तरफ 5, बिकॉज 10 - 5 +5 आएगा, +5 यानी कौन सी डायरेक्शन, राइट साइड, सिंपल सा हो गया। ओके, दूसरा एक मैं लेता हूं, इस तरफ 5 है और इस तरफ 10 यानी कि -10, इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, -5 यानी कि इस तरफ आएगा, माइनस यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर सेम डायरेक्शन हो तो डायरेक्ट एडिशन कर दो, ऑपोजिट डायरेक्शन तो सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखना, और प्लस आ रहा है तो राइट साइड, नेगेटिव आ रहा है तो लेफ्ट साइड, वो डायरेक्शन आपको ध्यान में रखनी है। तो इतना क्लियर हो। अगर ये सेम और ऑपोजिट के अलावा कुछ एंगल पे है तो आपको ये मेथड यूज कर लो या तो ये मेथड यूज कर लो। ओके, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हो या वीडियो को पॉज करके भी आप इसको लिख सकते हो। ओके, मैं इसको निकाल रहा हूं, अब वापिस मैं आ रहा हूं इसमें। अब देखो ये दोनों कंपोनेंट है सेम डायरेक्शन में, तो उसका ये कौन सी डायरेक्शन है, y है, रिजल्टेंट को मैं c बोलता हूं, तो c y डायरेक्शन में कौन सा होगा, तो कि a sin थीटा प्लस b sin अल्फा। अब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो x है, तो इसका x कंपोनेंट कौन सा होगा, ये डायरेक्शन में कौन सा, a cos थीटा, ये डायरेक्शन यानी कि माइनस, तो b cos अल्फा हो गया। x कंपोनेंट y कंपोनेंट मिल गया, तो अब तो बात खत्म हो गई। cxi वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, i के साथ x डायरेक्शन का एंड y के साथ g लिख दो आप। तो अगर वैल्यू आपको दी है, वैल्यू पुट डाउन करके इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए बोले तो मैग्नीट्यूड क्या से करोगे, √cx² + cy²। इस तरीके से आप मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एडिशन। तो ये दोनों में से कौन सी मेथड कब यूज करेंगे, जब आपको दो वेक्टर दिए हो, ओनली दो वेक्टर आपको दिए हो और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा, ये जब आपको पता हो तब हमें कौन सी मेथड यूज करनी है, ये मेथड का यूज करना है। लेकिन जब आपको दो से ज्यादा वेक्टर दिए हो या कुछ एंगल दो वेक्टर के बीच का एंगल, यहाँ पे देखो मैंने दो वेक्टर के बीच का एंगल नहीं दिया था, इसका एंगल x एक्सिस के साथ, इसका एंगल -x एक्सिस के साथ दिया था, तो यहाँ पे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल नहीं दिया है। तो ये सिचुएशन में क्या करोगे, ये सिचुएशन में या तो आप वेक्टर रिजोल्यूशन कर लो, अगर तीसरा वेक्टर भी यहाँ पे दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो एक वेक्टर आपको ऐसे मैंने दे दिया और ये वेक्टर मैंने बोल दिया बीटा, तो इसको भी कंपोनेंट रिजोल्यूशन कर दो, ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, ये दोनों का प्लस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस हो जाएगा। जितने भी वेक्टर आपको दिए हो वो वेक्टर का आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, लेकिन बेसिक कांसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बेसिक कांसेप्ट क्या कि वेक्टर रिजोल्यूशन की मदद से पहले सारे वेक्टर को रिजॉल्व कर दो, रिजॉल्व करने के बाद सेम डायरेक्शन वाले को एडिशन करो, ऑपोजिट डायरेक्शन वाले को सब्ट्रैक्ट करो। x y z तीन कंपोनेंट बन रहे तो तीनों कर दो, दो बन रहे तो दो करो। ठीक, तो ये दो मेथड वेक्टर एडिशन की आपकी दो मेथड यहाँ पे खत्म हुई। ओके, और एक लास्ट टिप में क्या है कि अगर दो वेक्टर आपको दिए, ये बहुत बार यूज होगा, दो वेक्टर आपको दिए होंगे और उसका एडिशन आप कर रहे होंगे, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो रहा होगा। चलो मैंने वेक्टर दिए, एक वेक्टर मेरा है
ऐसे, और दूसरा वेक्टर है मेरा एस। दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, ये वेक्टर ए बोल देता हूँ, इसको वेक्टर में बी बोल देता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे दिया है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम बन रहा है। ये सिचुएशन, कई बार ये सिचुएशन आई, दो फोर्स होंगे, दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन डायरेक्शन कुछ डिफरेंट होगी। विथ एंगल होगा, एक्जेक्ट ऑपोजिट हो सकते हैं, सेम डायरेक्शन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन सिचुएशन ये है, दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ पे क्या, तो रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि ए कोई भी इज इक्वल टू मैं बोल देता हूं ए या बी, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड सेम है। अंडर रूट ऑफ 2 ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये इसके अंदर रखने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट, क्योंकि ए यहाँ पे ए हो गया ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को अंडर रूट के कॉमन निकालो तो ये बन गया 1 प्लस 1 2 2, और यहाँ पे भी 2 को कॉमन निकालो, यहाँ पे 1 बचेगा, वहां पे cos थीटा बचेगा। लेकिन जो अल्फा एंगल की मैं बात करूँ कि रिजल्टेंट मेरा सपोज ऐसे जा रहा है, तो अगर मैं अल्फा इसके साथ लेता हूं तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, वो थीटा का हाफ हो जाएगा। ये ध्यान में रखना, यानी कि एग्जैक्ट सेंटर में से हो जाएगा। अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री है तो इस तरफ 30 डिग्री बनाएगा और इस तरफ भी कितना बनाएगा, 30 डिग्री बनाएगा। ठीक, तो इस तरफ से ये चीज आपको एक ध्यान में रखनी है। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम हो रहा है तो उसका सॉरी दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये बनेगा, और एंगल डायरेक्शन क्या बनेगी, थीटा बाई 2, जो भी दोनों के बीच का एंगल था उसका आधा कर देना है। तो ये था हमारा पूरी चीज वेक्टर के बारे में। वीडियो को एक बार और फिर से देखो रिवाइंड करके। नॉट मेन चीज आप अपनी, ये पूरे वीडियो में से आप अपनी एक नोट बननी चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम पे आपको पूरा वीडियो या आधा घंटा 1 घंटा का पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आप थ्रू आउट नोट जाओगे तो 5 मिनट में आपका रिविजन हो जाएगा। कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं उसको बॉक्स बना दो और ये काफी अच्छी सी ब्यूटीफुल सी नोट प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट एग्जांपल से। हम स्टार्ट करने एनसीईआरटी का जो फर्स्ट एग्जांपल होगा वहां से स्टार्ट करेंगे। अगर वहां पे कोई थियरी की जरूरत होगी तो उसका मैं क्विक इंट्रोडक्शन दूंगा। ये क्विक इंट्रोडक्शन की जगह पे बहुत लॉन्ग इंट्रोडक्शन हो गया है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे यूज होगा, जेईई में या नीट में या बोर्ड की एग्जाम में भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जेईई नीट में तो आपकी 11th के भी क्वेश्चन होंगे और 11th में ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है वेक्टर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।